नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से ही वहां हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस हमले की निंदा हर किसी ने की है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया है। हिंदुओं को एकजुट रहने के साथ सीएम योगी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और अब आरएसएस ने भी कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही आरएसएस ने बांग्लादेश के हिंदुओं को खास संदेश भी दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर अपना समर्थन जताया है। उनका कहना है कि हिंदू समुदाय को बांग्लादेश में ही रहना चाहिए और उन्हें वहां से पलायन नहीं करना चाहिए। साथ ही बांग्लादेश से जो खबर सामने आई है, बांग्लादेश में हिंदू जिस तरह से एकजुट हुए हैं उसकी चर्चा भी हर जगह हो रही है। दरअसल हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ हिंदू समुदाय के लोगों ने चटगांव के लाल दीघी मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों हिंदू एकजुट हुए। रैली में शामिल हुए हजारों हिंदुओं ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की मांग की। रैली से बांग्लादेश के प्रमुख हिंदू सन्यासी चिन्मयन कृष्णदास ब्रह्मचारी ने कहा कि अगर कोई हमें इस देश से बेदखल करना चाहता है तो बांग्लादेश पक्के तौर पर अफगानिस्तान या सीरिया बन जाएगा। तो बांग्लादेश में क्यों हुए हिंदू एकजुट, वहां आखिर चल क्या रहा है, और इस हलचल के बीच बांग्लादेश को लेकर मोदी सरकार की क्या है तैयारी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है बांग्लादेश में? देखिए, बहुत बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है वहां जी, बहुत बड़ी स्टोरी, और इसका इम्पैक्ट ये मत समझिए कि ये चिटगांव के अंदर हिंदू जो इकट्ठा हुए हैं वो मसला सिर्फ ढाका तक या दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देगी। इसका रेमिफिकेशन और इसकी गूंज, इससे जो ये घटना घट रही है उससे पसीने छूट रहे होंगे वॉशिंगटन डीसी के अंदर। एक बड़ा, इसको कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से रिस्क और पूरी दुनिया के सामने अमेरिकन डिजाइन को एक्सपोज करने वाला एक ऐसा मुहिम शुरू हुआ है जिसको कंटेन कर पाना अमेरिका के बस की बात नहीं हो गई। क्या हो रहा है, दो तीन चीजें आप समझ लीजिए। पहली बात ये कि बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था जी। इकॉनमी अच्छी चल रही थी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो रहे थे, लोग खुश थे, महंगाई कम थी, रोजगार था, सब कुछ बढ़िया तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से शेख हसीना ने बांग्लादेश को गरीबी से वो बाहर निकाल रही थी। लेकिन जिस तरीके से बाकी कई सारे मुल्कों में, ये तो अमेरिकन एक्सपर्ट्स खुद बताते हैं कि 60 से ज्यादा देशों के अंदर तख्ता पलट करने का काम अमेरिका ने किया। कहीं पे वो सक्सेसफुल रहे और कहीं पे सक्सेसफुल नहीं रहे। और ये सारी चीजें किस नाम पे होती है? डेमोक्रेसी बहाल करना है। तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जो बवाल मचा, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में भी नाच रहे थे कि क्रांति हो गई, रेवोल्यूशन आ गया। उस समय भी हमने कहा था कि नहीं, ये प्रायोजित है, इसके अंदर जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट या डोनाल्ड किलू के ऑपरेशन की बदबू आ रही है। और बाद में ये सही साबित भी हुआ। तो ये जो डेमोक्रेसी के नाम पे तब्दीली लाई गई, तो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब हुए अमेरिका के, जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो सुधरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में भी परिस्थितियां बदलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के गुड बुक में नहीं है प्रोफेसर यूनुस। प्रोफेसर यूनुस जो है वहां के डेमोक्रेट्स के जो है वो पेरोल पे रहे जीवन भर। नोबेल प्राइज जो मिला वो क्लिंटन की वजह से मिला। ये सारी चीजें वो जग जाहिर है कि ही इज अ स्टूज ऑफ डेमोक्रेट्स।
अब आप वहां पे एक इंटरिम सरकार बनाए हुए हैं। किस चीज के लिए आप लेजिटिमेसी लोगे? कि हमने वहां डेमोक्रेसी स्थापित किया, डेमोक्रेसी के नाम पे हुआ यह अमेरिकन डिजाइन। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? इंपैक्ट यह हुआ कि हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस, जो इस सरकार के एक तरह से समझिए कि डिफैक्टो गार्जियन है, आइडियोलॉजिकल गार्जियन है, उन लोगों ने साफ साफ कहा। अभी 15 दिन पहले, ये सारी घटनाएं को समझिए, 15 दिन पहले मोहन भागवत एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि भाई सरकार को कुछ करना चाहिए, वहां हम हिंदुओं को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पहले क्या होता था, और ये मैं आपको बताऊं, ये आप देखिए, ये अमेरिकन दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, जो जॉर्ज सोरोस से पैसे खा करके हिंदुस्तान में थ्योरीज गढ़ते हैं, उनके वीडियोस को अगर आप देखेंगे, वो क्या कहते हैं कि हमारा ठेका थोड़ी है कि हम हिंदुओं का ठेका लेकर के बैठेंगे। बांग्लादेश में कोई पहली बार, पहले भी होता था। तो यही ओपिनियन मेकर्स, एडिटर्स और बड़े बड़े लोग, पत्रकार आकर के समझा देते थे कि देखो ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है वो वहां के सिटीजन है, दूसरे देश के सिटीजन के लिए हिंदुस्तान कैसे लड़ सकता है। लेकिन फिलिस्तीन का कुछ हो जाएगा तो ये नाचने लग जाते थे, विधवा विलाप शुरू कर देते थे ये लोग, रोना धोना सब कुछ है, ऑल आइज ऑन राफा। लेकिन इन अकल के अंधों की नजर ढाका तक नहीं गई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, सरकार की तरफ से कहा गया, बाकायदा ऑफिशियल कम्युनिकेशन दिया गया कि भाई हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये ठीक नहीं है, उनके राइट्स को जो है आप। अब कहानी क्या है? आपने शेख हसीना, जो ड्यूली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को आपने वहां बलवा क्रिएट करके हटवा दिया। 2 दिन पहले की एक और घटना घटी, वहां के राष्ट्रपति ने आकर के कह दिया कि शेख हसीना ने तो अभी तक इस्तीफा दिया ही नहीं। जब इस्तीफा दिया नहीं तो अभी तो वही प्रधानमंत्री है, यहां एक इलीगल सरकार चल रही है। ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, मतलब इन सब चीजों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। चाहे मोहन भागवत साहब का बयान, चाहे भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी, चाहे बांग्लादेश के प्रधान राष्ट्रपति का ये बयान, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी एक तैयारी चल रही है। लेकिन एक विरोध तो ये भी हो रहा है कि राष्ट्रपति को भी हटाया जाए। अभी तो वो करना पड़ेगा, नहीं हटा पाएंगे अब नहीं हटा पाएंगे। मैं बार बार एक चीज को कह रहा हूं जिस पे किसी का ध्यान जाना चाहिए, हर किसी का, कि शेख हसीना भले बांग्लादेश छोड़ गई, शेख हसीना के समर्थक अभी भी वहां मौजूद हैं, इवोपरेट नहीं कर गए हैं। आपने कुछ लीडर्स को मार दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को और उनके सिंपैथाइजर को, उनके वोटर को, वो आप उनको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है? इस दौरान ये हो रहा है, अभी हाल में वाशिंगटन डीसी में, वहां पे माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के, पॉलिटिकल किलिंग्स को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू है। अगले 15 दिन में आप देखेंगे कि बांग्लादेश का ये इशू सोशल मीडिया और मीडिया में एक प्रमुखता से वो उभरेगा। हिंदुस्तान की ताकत ये है कि हम अगर किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे तो इतना ही पॉपुलेशन और इतना ही हमारा वर्चस्व सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर है कि हम पूरी दुनिया में यह फैला देंगे कि अमेरिकन ऑपरेशन फेल हो गया। अब इसके लिए आपको ग्राउंड में भी कुछ काम करना होगा। ऐसे क्या खबर आ रही थी, जहां तहां मार दिया जा रहा है, हिंदू बेटी कहीं निकल रही है, बुरके में नहीं है, वो 4 कट्टरपंथी वो घेर ले रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं, रेप कर दे रहे हैं, किसी का घर जला दे रहे हैं, सारा कुछ कर दे रहे हैं। तो ये आप बंदूक उठा करके तो लड़ाई नहीं कर सकते। हिंदू तो ये इस्लामिक टेररिस्टों की तरह बंदूक तो उठाएगा नहीं। भाई कश्मीर से भगा दिए गए, हमने बंदूक उठाया नहीं। पाकिस्तान में खत्म कर दिया गया, बंदूक उठाया नहीं।
बांग्लादेश में लगातार, कोई पहली बार ये घटना नहीं घट रही है, भी पहले से भी कट्टरपंथियों के निशाने पे हिंदू धर्म के लोग थे, लेकिन क्या बंदूक उठाया? नहीं। अफगानिस्तान में हिंदू थे, गायब हो गए, बंदूक उठाया नहीं। बर्मा के अंदर हिंदू थे, बंदूक उठाया नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना यह पड़ेगा कि आपको अपना संघर्ष जो है डेमोक्रेटिक तरीके से, और बाकी फिर तो हिंदुस्तान में जो सनातनी है वो सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया में फैला ही देंगे। अब आप समझिए कि किस तरीके का इंपैक्ट इस पे होने जा रहा है। तो पहले वाटर टेस्ट किया गया चिटगांव में। चिटगांव जो है वो ढाका के पास कोई शहर नहीं है, वो आप समझिए कि त्रिपुरा से लगा हुआ वो बकायदा म्यांमार के बॉर्डर के तरफ जो इलाका है, उस इलाके में लोग खड़े हुए और बांग्लादेश के लिए चारों तरफ से लोग वहां पे आए। काफी ज्यादा भीड़ हुई। भीड़ बहुत ज्यादा है, और मैं आपको बता दूं भीड़ इससे डबल ट्रिपल होने वाला है। कारण हिम्मत। एक बार आपने हिम्मत दिखा दिया, आप वहां चले गए, आपने वहां पे पूरी दुनिया में फैला दिया कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है। किस चीज के लिए हो रहा है? हम डिमांड कर रहे हैं माइनॉरिटी राइट्स। हम डिमांड कर रहे हैं कि वहां हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, वहां बौद्ध के लिए, सिख के लिए वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हो। जो दंगा में मारे गए हिंदू हैं उनके परिवार को कंपनसेशन मिले। जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया है उनको सजा मिले, ट्राइब्यूनल बनाया जाए। जमीन जो कब्जा कर लेते हैं गुंडे, बदमाश, इस्लामिस्ट कि हिंदुओं की जमीन से उसको बेदखल कर देना, उसके लिए कानून बनाया जाए। तो ये कई सारी चीजें, संस्कृत और पाली उसका जो है बकायदा उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उसकी पढ़ाई की जाए। फिर एक और डिमांड इन लोगों ने मांगा है कि ये जो दुर्गा पूजा है जिसमें इस बार इन लोगों ने मनाने नहीं दिया, हमें 5 दिन की छुट्टी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जितने भी माइनॉरिटी पूजा स्थल हैं उनका जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का स्टेटस फाउंडेशन में आप उसको लेकर के आए ताकि बाहर से भी पैसे आ सके। ठीक, अब पहला तो लिटमस टेस्ट लिया गया, भीड़ आ गई, इकट्ठा हो गई। अब आगे क्या? तो आज खबर आई कि चिटगांव से ये काफिला निकलेगा बांग्लादेश का। आप ये समझिए कि पूरा साउथ बांग्लादेश का जो है इलाका वो कवर करते हुए वो ढाका पहुंचेगा। अब यहां बांग्लादेश की सरकार फंसी कि चूंकि ये पूरी दुनिया में जाएगा, पूरी दुनिया की नजर आ गई कि इसमें क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सारे लोग हैं, ये माइनॉरिटी राइट्स के लिए। तो एक मैसेज क्या गया? द फर्स्ट कम्युनिके वो ये कि वहां जो कठपुतली आपने बिठाया है अमेरिका ने, वहां ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड राइट्स टू द माइनॉरिटीज। उनकी जान खतरे में। ये मामला बन गया, ये मामला बन गया। अब ये यात्रा होगी, इसकी तो सुरक्षा देनी पड़ेगी आर्मी को ही, और इस यात्रा के ऊपर हमला हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये कि आप एक टेररिस्ट के चक्कर में हिंदुस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अमेरिका के बारे में कह रहा हूं। आप हिंदुस्तान को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी का कोई नाम ले रहा है कि पीएमओ का नाम ले रहा है, तो कोई अमित शाह का नाम ले रहा है। ये तमाशा जो ये लोग कर रहे थे उसका ये जवाब है। और आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने साफ साफ कह दिया, होल्ड ऑन, भागने का मत सोचो, भागो मत। वो अपनी जमीन है, वो अपना इलाका है, ये हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उस संस्कृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है। वहां शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ का इलाका है, वहां से घूमने का नहीं। अब ये मसला जो रेमिफिकेशन आगे भविष्य में क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है उसके ऊपर कई सारी चीजें हैं। पहली चीज, इमीडिएट अमेरिका यहां से वापस जा सकता है। ये जो कठपुतली सरकार बनी हुई है वो उससे हाथ पीछे खींच सकता है, फिर से वहां हिंसा भड़क सकती है और शेख हसीना बाइज्जत उनको वापस ढाका में बुलाया जा सकता है।
नंबर 2, ये भी हो सकता है कि अगर मामला बिगड़ता है, बहुत ज्यादा हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना की जाती है, तो ये इंदिरा गांधी ने जो स्कीम बनाया था कि वहां माइनॉरिटीज के ऊपर, वहां बांग्लादेशियों के ऊपर, वहां पे बांग्ला स्पीकिंग लोगों के ऊपर उर्दू स्पीकिंग आर्मी रेप कर रही है, सब कुछ कर रही है, इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू इंटरवीन। तो वहां के माइनॉरिटीज के ऊपर हंगामा होगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा, तो इंडिया कैन, मोदी सरकार कैन इंटरवीन वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। उसके लिए ये प्रोटेस्ट, ये जो वहां पे संघर्ष है, वो एक बैकग्राउंड बन जाएगा। मतलब ठोकने का पूरा इंतजाम वो हो चुका है। इट इज ओनली, यही तो करना था। मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन वहां पे हंगामा शुरू हुआ, ये खबरें आनी शुरू हुई, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया गया होता कि हिंदुओं की रक्षा जरूरी है वहां पे, ये जिहादियों की हिम्मत नहीं पड़ती, उनको डर लग गया होता, खौफ हो गया होता कि भाई ज़्यादा कुछ करोगे ये इंडिया वाले घुस जाएंगे, बड़ा सिचुएशन उस तरीके का है। लेकिन हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी सारे लूप होल्स को बाकायदा बंद करके चलती है ताकि कोई हिंदुस्तान के ऊपर उंगली ना उठा सके। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है, आगे बहुत कड़ा संघर्ष, और वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहां कुछ भी हो सकता है। आप ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान और खास करके मोदी सरकार ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश की इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के कितने भी वादे करे, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। हिंदुओं के साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ हिंदू समुदाय के लोगों ने विशाल प्रदर्शन किया है। इस दौरान हिंदुओं ने अल्पसंख्यक समुदायों पर होने वाले हमलों से कानूनी सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की भी मांग कर रही है, और उनका यह भी कहना है कि वो जब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। हिंदुओं के इस एकजुटता से यूनुस सरकार बैकफुट पर है, और जो मोदी सरकार की तैयारी है उससे भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मुसीबत पे है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।